हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली ये वाली और एक और लाइन खींची ये वाली। यहाँ से देखिए ये एक जो रेखा है ये वाली, ये इसको काट रही है ना, इसको नाम दे देता हूँ एल, इसको एम और इसको मैंने नाम दे दिया एन। तो यहाँ पे देखिए एल और एम जो है उसको एक एन रेखा कट कर रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा, है ना, हिंदी में तिर्यक रेखा। अब देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे कट कर रही है ना, एल पर जहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर भी 4 एंगल बन रहे हैं, एम पर भी। तो ये जो एंगल्स है इनको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको 1 2 3 4, फिर इसको 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ना, एंगल 1 जो है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये आप देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल है वो कैसे एंगल है? संगत कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह और कौन से हो जाएंगे संगत कोण? जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 एंगल 2 एंड एंगल 6 संगत कोण। ओके, ये देखिए एंगल 2 एंड एंगल 6, इस तरह से ये जो है वो संगत कोण है। अब बात करें कि जो इस रेखा जैसे एल एंड एम की जो अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड जो एंगल्स है ना, वो सारे के सारे कैसे एंगल होंगे? अंतः कोण, जिसे हम बोलते हैं अंतः कोण, है ना, अंदर की तरफ, इसलिए इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में। और जो बाहर की तरफ है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो जैसे कि 1 2 8 7, ये चारों जो एंगल है वो कैसे हो जाएंगे? एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात आती, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं? तो एकांतर कोण मतलब ये जो रेखा कट कर रही है, देखिए आप यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे ये 4 है ना, 4, तो इसका एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? इसके जो अपोजिट में है ना, ये जो 6 है, ये इसका एकांतर कोण हो जाएगा। अगर देखिए ये तो कोई 2 समांतर रेखा है, तो ये जो काट रही है ना इस तरह से, तो ये जो कोण है ये दोनों, ये आपस में कैसे कोण हो जाएंगे? एकांतर एंगल होंगे, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन से हो जाएंगे ये वाले? तो देखिए यहाँ पे एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरह यहाँ पे देखिए एंगल 3 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, ये भी कैसे हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इसी तरह एकांतर बाह्य कोण भी होंगे, है ना, एकांतर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो ये कौन से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 1 और 7, है ना, अपोजिट में ही है। देखो अगर ये 2 समांतर रेखा है, तो ये जो 1 है ये वाला और ये वाला एंगल भी आपस में कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ पे 1 एंड 7 जो है वो 1 एंड 7 जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंड और यदि हम बात करें तो 2 एंड 8, ये भी कैसे हो जाएंगे? 2 एंड 8 जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब बात करें कि तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर वाले अंतर कोण कौन से है? तो 4 एंड 5, है ना, ये एक तरफ है। फिर 3 एंड 6, ये भी एक तरफ है। तो ये 4 बातें जो है वो आपको याद रखनी है ना। संगत कोण कौन से होते हैं? एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा, है ना। तिर्यक रेखा आपको पता ही है, ये जो क्रॉस करके जा रही है। अब इसी में हम बात करें कि यदि एल और एम जो है ना, ये एल और एम बनाई मैंने रेखा, ये दोनों अगर समांतर हो जाए, दोनों आपस में कैसी हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो फिर ये जो कोण है इनकी क्या कंडीशन होगी? तो जब ये पैरेलल हो जाती है ना रेखा है दोनों, तो ये संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना। और एकांतर अंतः कोण भी कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करके। इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। देखिए अगर जब रेखाएं समांतर होगी और इस तरह से कोई तिर्यक रेखा जो है उनको काट रही है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोण बनेगा इसको मैं इस तरह से 1 2 3 एंड 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने एंड का निशान लगाया यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे ये आपस में, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो जब 2 रेखाएं समांतर है और
उन रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा, ये अगर काट रही है ना, और वहां पर जो एंगल बन रहे हैं वो इस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो संगत कोण होंगे ना वो आपस में बराबर हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं एल और एम को ऐसे क्रॉस करके कट करती है ना, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो संगत कोण होते हैं ना, ये आपस में कैसे होते हैं, इनका जो युग्म है वो आपस में बराबर होता है ना। इन पेयर में बने, देखो ये 1 और 2, इनका पेयर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह अगर इसकी जस्ट अपोजिट बात करें कि एक तिर्यक रेखा अगर दो रेखाओं को इस तरह से प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का जो युग्म है वो अगर बराबर हो, है ना, अगर बराबर आ जाए, तो 100% ये दोनों आपस में रेखाएं कैसी होगी, एल और एम समांतर होगी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर एक और बात करें कि यदि तिर्यक रेखा जो है वो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये देखिए तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एकांतर अंतःकोणों का युग्म भी कैसा होगा, बराबर होगा, है ना। संगत कोणों का युग्म बराबर होगा, एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर होगा। फिर बात करें एकांतर बाह्य कोण का युग्म भी बराबर होगा। और इस कंडीशन में एक और बात आती है कि ये जो एकांतर जो अंतःकोण है ना 4 और 5, ये एक तरफ के जो अंतरकोण है ना, अगर रेखाएं समांतर होगी तो ये आपस में इन दोनों का योग जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा यदि रेखाएं समांतर है तो, है ना। इसी तरह 3 और ये 6, इसका भी योग जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी 180 के बराबर होगा। तो 3 एंगल 3 प्लस 6, इन दोनों का सम करने पे भी 180 के बराबर आएगा। तो ये बात और आपको याद रखनी है यहाँ से। तो कह सकते हैं कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, है ना, 4 और 5 ही एक तरफ है, एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं इनका प्रत्येक जो पेयर है उनका योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए एक ही रेखा के समांतर रेखा। तो देखिए अगर एल जो है वो एम के समांतर है और इस तरह से ये टी जो है वो रेखा इसको कट कर रही है, तो एल और एम की यदि बात कर रहे हैं हम पहले, है ना, तो यहाँ से देखिए 1 और 2 ये कैसे एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे, है ना। 1 और 2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर संगत कोण है ना, एकांतर कोण नहीं है, ये संगत कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर एम एन के समांतर है तो कोण 2 और कोण 3 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी फिर संगत कोण हो जाएंगे। तो अब देखिए कि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो यहाँ से 1 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि L जो है वो M के समांतर है, ये दो डंडे जो खींचे ना मैंने, ये समांतर को दर्शाने के है ना, इस तरह से इस समांतर को प्रदर्शित करते हैं। तो L यदि M के समांतर है एंड M जो है वो N के समांतर है, तब 100% L जो है वो N के समांतर होगी, ये याद रखना है ना, पैरेलल होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है ना, आपस में समांतर होती है। ये देखिए वे रेखा जो एक ही रेखा के L और M जो है वो N के समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी। तो ये चीज है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 है ये आपकी बुक का, इसमें दे रखा है कि AB जो है वो CD के समांतर है एंड CD जो है वो EF के समांतर है, और इसमें क्या दिया है कि EA जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। और फिर बोला है कि यदि BEF जो है 55 डिग्री, BEF ये दे रखा है 55 डिग्री, तो बताओ X, Y और Z कितने होंगे। हाँ, तो X, Y और Z बताने। अब देखो यहाँ से CD EF के समांतर दे रखा है, ठीक है, ये CD और ये EF और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण होते हैं ना, इस तरह से मैंने क्या बताया कि एक ही ओर के अंतःकोण है ये, है ना, और एक ही ओर के अंतःकोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y + 55 ये 180 के बराबर होगा,
क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है कि सी डी जो है वो एक तो ई एफ के समांतर है, और दूसरी बात है कि ये जो है वो एक ही ओर के अंतः कोण है। ऐसे क्वेश्चन में रीजन दे देना है आपको, है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 माइनस 55, तो ये मिल जाएगा हमें 5, एंड 7 में से 5 गया तो 2 और 1, 125 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है। तो मैंने आपको बताया कि जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही हो, तो ये जो एंगल होते हैं ये कैसे एंगल होते हैं? संगत कोण होते हैं, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखो x और y जो है वो आपस में कैसे एंगल है? एंगल x एंड एंगल y जो है वो आपस में कैसे एकांतर कोण है। और यहाँ पे देखो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, समांतर है। तो अगर x और y बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू भी 125 हो जाएगी, है ना, आपस में दोनों बराबर है। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है z। तो इसके लिए देखो कि यहाँ पे हमें फर्स्ट में दे रखा है कि ए बी जो है ए बी सी डी के समांतर है, एंड सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के। तो तब ए बी जो है वो ई एफ के समांतर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यही तो बात हमने आज पढ़ी है। तो यहाँ से देखो ये अगर समांतर है, ये ए बी एंड ये जो है वो ई एफ, और ये बीच में जो लंब है ना ये इसकी तिर्यक रेखा है ना। तिर्यक रेखा तो डेफिनेशन क्या होती है कि दो या दो से अधिक रेखा जो होती है उनको जो भिन्न अलग अलग जगह पे काटे, तो वही तो तिर्यक रेखा होती है, चाहे वो लंबवत ही क्यों ना हो सकती है लंबवत। तो यहाँ से ये जो एंगल है 90 डिग्री का, और ये जो पूरा एंगल है z प्लस 55, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? एक ही ओर के अंतःकोण होंगे, है ना, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो 90 प्लस z प्लस 55 ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमें z कितना मिल जाएगा? आप चाहो तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो, है ना, इसको कोष्टक में यहाँ पे लिखो कि ये जो है वो एक ही ओर के अंतःकोण। और यहाँ से देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? z जो है वो 180 माइनस, ये इन दोनों को जोड़ दो पहले तो 5, एंड ये हो जाएगा कितना 145। तो 145 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो इस तरह से x, y और z हमें मिल जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन है कि आकृति में यदि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, और सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है, ठीक है, और वाई जेड का यहाँ पर रेशियो दे रखा है कितना? 3:7। तो x का मान बताओ। अब देखिए इसमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, तो ए बी सी डी के समांतर है, तो ये जो बीच में तिर्यक रेखा है और इसके एक ही तरफ के जो अंतःकोण है कौन कौन से है? x एंड y। तो x एंड y का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एक ही ओर के अंतःकोण, ऐसा लिख लेना है यहाँ पे, अंतःकोण। अब देखो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी चीज यहाँ पे दे रखा है सी डी जो है वो ई एफ के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है। तो आप बताओ कि ए बी यदि सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी ई एफ के समांतर हो जाएगा, ठीक है, ए बी जो है वो ई एफ के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? देखो अगर ये दोनों आपस में समांतर है, तो मैंने आपको बताया था कि दो रेखा इस तरह से समांतर है, तो ये कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होंगे क्योंकि रेखाएं समांतर है, तो कोण x और कोण z जो है वो क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो अनुपात हमें दे रखा है y अनुपात z दे रखा है, तो z तो किसके बराबर है? x के बराबर है, तो z की जगह पे x लिख लूंगा, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:7, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना y जो है, क्योंकि हमें अनुपात दे रखा है, हमें एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि y कितना है, तो हमने मान लिया कि y जो है वो 3a है एंड x जो है वो 7a है। समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 से x प्लस वाई, तो 7a प्लस 3a बराबर 180,
यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 10 हो जाएगा, 10a बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 18, तो y हमें मिल जाएगा 3 इंटू ए बराबर 3 इंटू 18, तो ये मिल जाएगा 54 है ना। और x हमें मिल जाएगा 7 इंटू 18, तो ये कितना मिल जाएगा 856 और 5 7 कम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 126। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें है कि आकृति में यदि ABCD के पैरेलल है और दे रखा है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके CD के, और GED जो है वो कितना दे रखा है 126। तो हमें ज्ञात करना है कि कोण AGE कितना है, और दूसरा दे रखा है कि कोण GEF कितना है, और एक और एंगल इसमें फाइंड करना है कि FGE कितना है। तो AGE कहाँ पे है, AGE देखो इसमें AG और E, तो ये वाला एंगल, ठीक है, ABCD के समांतर है, AB जो है वो CD के समांतर है, तो AGE। अब देखो आप, क्या AGE जो है वो GED के बराबर हो जाएगा GED के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे है, एकांतर कोण है। अब देखो GED तो हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखो ये दे रखा है, तो AGE जो है वो कितना हो जाएगा 126 है ना। तो पहला एंगल तो हमने फाइंड कर दिया। अब बात करते हैं GEF की, GEF, ये देखो GEF। तो आप बताओ कि जो GED है, GED ये किसके बराबर होगा, एक तो GEF के प्लस FED के है ना, कोण FED। और आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि FED जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो देखो GED जो है कितना है 126 और ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो 126, ये हो जाएगा GEF प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें जो GEF है वो कितना मिल जाएगा, GEF बराबर 126 माइनस 90, 126 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 6 एंड 12 में से 9 गया तो 3, 36 मिल जाएगा। तो ये दूसरा एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं FGE की, FGE ये वाला एंगल हमें पता करना है ना। तो जब हमारे पास ये वाला एंगल है, तो आपको पता है कि ये जो सरल रेखा पे एंगल बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखो एंगल AG और E प्लस एंगल EGF या फिर FGE लिख लो, यहाँ पे आपको FEG दे रखा है, तो FGE जो है वो 180 के इक्वल होगा। तो ये तो हमें पता है 126 है ना, अभी अभी फाइंड किया हमने। तो 126 देखो FGE जो है वो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दे रखा है कि आकृति में यदि PQ जो है PQST के समांतर है, और आपको दे रखा है PQR बराबर दे रखा है 110 डिग्री, और दे रखा है कि एंड कोण RST बराबर दे रखा है 130 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है QRS। अब देखो QRS कौन सा है, QRS ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऐसे एक रेखा बनानी पड़ेगी इस तरह से, है ना। हम बना सकते हैं ऐसे, ज्योमेट्री में हम कंस्ट्रक्शन करके भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ यदि हमें दिख नहीं रही तो हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, है ना। अपने को तो कैसे भी क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया AB। तो AB जो है वो ये भी रेखा ऐसे आगे जाएगी, है ना। AB किसके परपेंडिकुलर है, ST के। देखो AB जो है वो ST की क्या है, सॉरी पैरेलल है। तो यहाँ से देखो 130 और ये वाला जो एंगल है
इसको मैं मान लेता हूँ, जैसे कि हमें ये वाला फाइंड करना है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ x मान लिया, चलो, है ना। तो यहाँ से 130 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 50 डिग्री मिल गया। तो ये मुझे कितना मिल गया, 50 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो अब आप देखो कि पी क्यू जो है, पी क्यू इसके परपेंडिकुलर होगी ए बी के, है ना। ये देखो पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये जो क्यू आर है, क्यू आर यहाँ पे देखो 110 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है इसके बराबर होगा, है ना। 110 डिग्री जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। और ये पूरा एंगल तो किस किस से मिलके बना है, क्यू आर एस और एस आर बी, इससे मिलके बना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इस तरह से आपको पूरा लिखना है कि देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो कि एंगल पी क्यू आर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी। और कोष्टक में ऐसे लिख दो क्यों होंगे, क्योंकि ये आपस में कैसे एंगल है, एकांतर कोण है। अब ये देखो ये पी क्यू आर हमें 110 दे रखा है, और क्यू आर एस ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। और एस आर बी हमने अभी भी निकाला, कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एस जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 110 में से 50 गया तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपको दे रखा है कि आकृति में ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। और फिर दे रखा है ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, और पी आर डी जो है वो कितना है, 127 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो दिया है ना उसी पे आपको फोकस करना है ना, और जो दिया है उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है ना, समांतर है। चलो अब हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। तो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो ए बी सी डी के समांतर है। देन ये जो कोण है, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है y। तो y आप देखो फिर से ये आपस में क्या है, समांतर है। ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। देन x प्लस वाई जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही ओर के क्या है, अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण। अब देखो यहाँ से x हमें पता है कितना है, 50 डिग्री। तो 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री तो मिल जाएगा हमें, है ना, ये 120 डिग्री मिल जाएगा। तो यही आंसर है एक्स एंड वाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है कि आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये देखिए ये दोनों दर्पण है जो आपस में क्या है, समांतर है। फिर बोला है कि एक आपतन किरण ए बी, ये रही ए बी, ये आपतन किरण है, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। तो पी क्यू से इस बिंदु बी पर टकरा रही है। फिर लिखा है कि और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। तो ये देखिए BC पर चलकर RS से, ये RS C पर टकराकर इस तरफ जा रही है वापस से, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो CD के अनुदिश परावर्तित हो गई। सिद्ध कीजिए कि AB जो है वो CD के समांतर है। तो AB को CD के समांतर प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक लंब डाल रहे हैं, है ना, और एक यहाँ पर एक लंब डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं ये लंब, क्योंकि ये क्या है, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो परावर्तन का नियम यहाँ पे लागू होगा, है ना, जो कि हमने साइंस में पढ़ा है। तो ये जो कोण है, देखिए यहाँ पे थोड़े अलग कलर से बनाता हूँ मैं, येलो कलर से। ये जो कोण है इसको मैंने 1 दे दिया और इसको 2, इसको मैंने दे दिया 3 एंड इसको दे दिया मैंने 4।
और ये जो लंब मैंने बनाया है इसको मैं नाम दे देता हूँ M एंड N। अब देखो ये जो कोण 1 है ना, ये कौन सा कोण है, I है ना, I से प्रदर्शित करते हैं आपतन कोण को, और परावर्तित कोण जो होता है वो R से। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, परावर्तन का नियम। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 2 जो है वो आपस में बराबर होंगे। वैसे ही यहाँ पे कोण 3 एंड एंगल 3 एंड 4 जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या लगाया हमने, कौन सा नियम लगाया, परावर्तन का नियम। ठीक है, अब हमने साइंस तो लगा दी, अब हम मैथ्स लगाते हैं। तो मैथ्स लगाएंगे तो देखो ये जो हमने लंब बनाया है ना BM और ये है NC, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, समांतर होंगे आपस में। तो BM जो है वो समांतर होगा किसके, NC के। अब देखिए जब ये समांतर है तो ये BC जो है ना, ये इनके बीच की एक तिर्यक रेखा है, देखो BC। तो BC इस तरह से, तो देखो ये जब समांतर है तो ये जो एंगल है कौन सा है, ये 2, एंड ये जो है वो कौन सा है, 3। कौन सा वाला एंगल, इस तरफ जो बना हुआ है ये वाला एंगल, ये 3। तो ये एकांतर कोण है, तो एंगल 2 एंड 3 बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 2 एंड 3, एंगल 2 एंड 3 जो है वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि BM और NC जो है वो समांतर है और BC इसके बीच की एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे कोष्टक में लिख दो कि ये जो है वो कौन से एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है। तो अब तक हमें क्या क्या मिल गया कि 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, और 2 और 3 बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि देखो 1 और 2 बराबर है और 2 और 3 बराबर है, तो इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जब 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर हो जाएगा, 1 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा, है ना, और 3 जो है वो वापस 4 के बराबर है। तो 1 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 जो है वो 4 के भी बराबर हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ओवरऑल ये सब आपस में बराबर हो गए। देखो 1 3 के बराबर है, 1 4 के भी बराबर है, 1 यहाँ से 2 के भी बराबर है। अब देखो 3 जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ से 3 4 के बराबर है, यहाँ से 3 2 के बराबर है। तो ओवरऑल क्या मिला हमें, निष्कर्ष क्या मिला कि एंगल 1 इक्वल होगा 2 और ये इक्वल होगा 3 के और ये इक्वल होगा 4 के, सब आपस में बराबर हो गए। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 + 2 जो है वो एंगल 3 + 4 के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो अगर सब आपस में बराबर है, मतलब जैसे कि कोई संख्या ले लो, 4 जो है वो 4 के बराबर है, सब 4 जो है वो 4 के बराबर है, तो इन दोनों 4 को जोड़ दूँ तो कितना होगा, 8, और इन दोनों 4 को जोड़ दूंगा तो 8, तो 8 भी 8 के बराबर हो जाएगा, है ना। वही तो बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से देखेंगे इसको। तो यहाँ से जो ओवरऑल निष्कर्ष हमें मिलता है वो क्या मिलता है कि जब एंगल 1 और 2 बराबर है तो एंगल, ये 1 और 2 दोनों मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AB और C, एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल BCD के, है ना, ये बराबर हो गए। तो यहाँ से क्या मिला, देखो जब ABC BCD के बराबर होगा तो ये एक तिर्यक रेखा है, कौन सी, BC, और जब AB पैरेलल, देखो ये AB एंड ये CD मैंने बना दी और इस तरह से तिर्यक रेखा है, तो जब इस तिर्यक रेखा के बीच में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाले, तो दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे। तो जब दो एकांतर कोण बराबर है तो 100% ये जो रेखा होगी ना AB एंड CD, ये आपस में कैसी होगी, पैरेलल होगी, तभी तो ये बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो CD के क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर करना है ना, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, क्वेश्चंस करने का ट्राई